हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं इतिहास। इतिहास, वो भी क्लास 6 से, जिसके 2 चैप्टर तो कंप्लीट करा दिए थे। अभी अब पढ़ेंगे आज हम तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर जिसका नाम है आरंभिक नगर। किसके बारे में पढ़ेंगे? अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आरंभिक नगर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे बुताहा घर कहते थे। कहते नहीं, देखते नहीं पुराने पुराने घर, उनको बच्चे बुताहा घर बोल रहे थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुरानी खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों को हजारों ईंटें, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, इनका निर्माण लगभग 4700 साल पहले हो चुका था। आगे देखते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत पर भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी, लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले नगर को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। जो ऊंचाई पर बने थे उन्हें नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। आगे देखते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ
कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों विदों ने महान स्नानागार कहा है। महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर इस्तेमाल किया गया था। इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। प्लास्टर के ऊपर चारकोल चढ़ाया गया था। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इन इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य स्थानों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड पूछा जाए कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह जिसमें मतलब इकट्ठा किया जाता था। अब जैसे ये महान स्नानागार, अभी बात की ना, बड़ा सा तालाब बना था, महान स्नानागार। इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी और मतलब इसमें जो इस चारकोल से इसका लेप किया गया था। आगे देखते हैं। भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नगरों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से एक साथ किया जाता था। हड़प्पा में ईंटों की चिनाई ये दिखाई गई, कैसे चिनाई किया जाता था ईंटों की। आगे देखते हैं। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताना है आपको, ठीक है? आगे देखते हैं। नगरीय जीवन पढ़ेंगे, नगरीय जीवन के बारे में। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। अभी मोहरें बची हैं तो उन्हीं को देख बता सकते हैं कि हाँ कुछ लिपिक होंगे, लिपिक लिखने वाले होंगे जो मोहरों पर लिखा करते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मतलब वहाँ से चीज़ लाए और वहाँ की जो कहानियाँ, किस्से, कैसा क्या वहाँ पर है, सब लाते थे, बताते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनमें से बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ
क्या इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और हड़प्पा की एक मोहर। मतलब ये सब दे रखा है, देखो आप इसमें देख सकते हो। हम्म, हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओ शिट, चलिए इसको देखते हैं। इसमें ये दे रखा है, देखो सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं। आपने ये कुआं देखा, उसके ऊपर सड़कें देखी। अब बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। एक जो बाईं ओर जो है हड़प्पा की मोहर है, इस मोहर में मोहर के ऊपर चिन्ह खास लिपि में लिखा गया, कुछ खास लिपि में इसमें कुछ लिखा गया है। महाद्वीप में पाए गए खेलन या प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर पक्की मिट्टों के खिलौने, ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी पढ़ने वाले हैं नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक विदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और सोने और चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक हैं। ऊपर पत्थर के बाँट देखो, पत्थर के बाँट दे रखे हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इनमें चर्ट पत्थर से बना इन्हें मतलब चर्ट, ये कोई चर्ट पत्थर है, चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल पत्थर और वस्तुओं को तौलने के लिए बनाया गया था, ठीक है। हम्म मध्य में मनके, इनमें से कई मनके इनमें से कई कर्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में पत्थर के धारदार फलक, ये इनकी बात कर रहा है, मतलब मूंगे टाइप के बनाए गए, ठीक है। हाँ, अभी मध्य में क्या दे रखा है? मध्य में पत्थर के धारदार फलक, नीचे दी गई कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनाई गई मूर्ति जो मोहनजोदड़ो में मिली है। इनमें से उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये इनकी बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। आपने अभी देखा। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं में चिपके हुए मिले हैं। पकी हुई मिट्टी, फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते थे जो खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। प्रश्न में आपने देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। अभी आपने देखा ना मूर्ति, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इसी काम में दक्ष थे। मतलब ये जानकारी नहीं मिली कि सिर्फ पुरुष ही करते थे या सिर्फ महिलाएं करती थी या कोई दोनों करते थे। ठीक है, अभी बात करते हैं फेंस की। पत्थर, अभी बताया था ना फेंस पत्थर के बारे में। फेंस पत्थर और संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद उस वस्तु पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के थे। फेंस के मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। हाँ, कच्चे माल की खोज में अब पढ़ेंगे कि मतलब जो कच्चा माल की जरूरत पड़ती थी उसको भी खोजना पड़ेगा ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ों वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे और आयत संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। मतलब तांबे का आयात कहाँ से करते थे? संभवतः राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, चलिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इधर देखो। इन चीज़ों को देखो, और एक खिलौना है और दूसरी तरफ मोहर है। मतलब ये एक खिलौना है और ये क्या है? मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाली वाहनों की जानकारी दी गई थी? चलो आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, हाँ क्या पढ़ने वाले हैं? नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब गांव में तो आसानी से मिल जाता है, कृषक किसानी करता है किसान और अपनी क्रॉप को उगाता है। लेकिन नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसे उपलब्ध होता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे।
पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के तो हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वहाँ प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इन क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फसलों से सिंचाई उन्हें फसल उनसे उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ठीक है। अब एक्चुअल में हल तो मिले नहीं, लेकिन कुछ खिलौने मिले हैं। खिलौने कैसे बनेंगे? जो एक्चुअल दिखते हैं ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग बना देते हैं। तो कुछ इस प्रकार के, इससे अनुमान लगाया जाता है ना, कुछ इस प्रकार के तब हल रहे होंगे। ठीक है। चलो, हड़प्पा के लोग शायद गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में वे मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी पढ़ने वाले हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसाया था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। गुजरात की खंपात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे नगर पर बसाया गया था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंद गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उल्टी छाप मिले हैं, मतलब मोहरबंद मिली है, जिससे मोहर बनाई जाती थी। लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र और रास्ते से आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। चलो देख लेते हैं लोथल बंदरगाह को। ये है जो बड़ा तालाब जैसा दिख रहा है, शायद यहाँ पर माल उतारा और चढ़ाया जाता होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था, परंतु टुकड़े अध बने मनके बनाने वाले उपकरण को और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं। ठीक है। मुद्रा या फिर मोहर, इसे कहते हैं, मुद्रा को ही कहते हैं, और मुद्रांकन या मोहरबंदी।
मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनमें उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहर बंद कहते थे। जो मोहर की छाप आती थी उसको मोहर बंद कहते थे। जैसे मोहर लगाई ना मिट्टी से, अगर आप ये छाप अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब ये जो सभ्यता थी, इतनी बड़ी अच्छी सभ्यता थी, इसका अंत कैसे हुआ? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। इतनी बड़ी सभ्यता थी, इसका अंत कैसे हो गया? क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। बाढ़ आ गई, नदियाँ सूख गई, तो कुछ ही इलाके तो प्रभावित करेंगी। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान है के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इनके अलावा 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। कल्पना करो, आपके लिए, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? ठीक है, ये आपको कल्पना करनी है। ठीक है, यहाँ से आपका जो चैप्टर जो 3 था कंप्लीट होता है। अगर आशा करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और चैप्टर अगर समझ में आया है, कुछ बेनिफिट के लिए लगता है कि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला है, तो इसको लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।